यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है सैलरी। अब चार्जिंग सेक्शन 15 है, वो बोलती है कि सैलरी हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप मींस मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उससे कोई सैलरी मिलती है, वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करो या फुल टाइम जॉब करो, आपको अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी है वो इसी हेड में टैक्सेबल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी टैक्सेबल कब होगी? सर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी या फिर पैसा रोकड़ा मिलेगा रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगी? राइट आंसर इज whichever is earlier। अगर आपको सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है या रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है, whichever is earlier जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने जॉब किया कहीं पे, आपको पैसा अभी तक मिला नहीं है, पैसा हो सकता है 1 साल बाद मिलेगा, तो भी अभी आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपको कोई एडवांस में सैलरी मिल जाती है तो भी टैक्सेबल अभी हो जाएगी, बिकॉज रिसीव्ड और ड्यू whichever is earlier बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, अगर कोई भी पार्टनर है और पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ध्यान रखना इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी, क्योंकि पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, ही इज द पार्ट ओनर, ही इज द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एक और चीज समझना, एमपी एमएलए एमएलसी जो रहते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होती है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस, मींस देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और उनको जो भी सैलरी मिलेगी दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक और चीज समझना, दो लाइन होती है, वन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दे रखा है, ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दे रखा है, ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि अगर आप सैलरी किसी को फोरगो कर देते हो, जैसे मान लो आपकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन आप सैलरी जो है वो फोरगो कर देते हो, तो भी क्या आपके हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। जैसे मान लो आपको सैलरी मिलने वाली है, आपने बोला कि ये वाली सैलरी गरीबों में बांट दो, तो भी वो सैलरी आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसको बोला जाता है सैलरी फॉरगोन। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप सैलरी है वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो, एक रूल होता है उसके हिसाब से, अगर आप चाहो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर कर सकते हो, और अगर आपने गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर कर दी तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, आप जब जॉब ज्वाइन करते हो उससे पहले कोई पैसा मिलता है, या जॉब से रिटायर हो जाते हो उसके बाद में कोई पैसा मिलता है, लाइक ग्रेचुइटी वगैरह, देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक में हम सीखने वाले क्या है, इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, और सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए टोटल यहां पे इतने सारे नोट्स है, और अगर आप 17 नोट सीख लोगे तो आपको सैलरी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है वो हमेशा टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है एक बेस सैलरी कि भैया इतना तो आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी, वो हमेशा टैक्सेबल होता है। दूसरा आपका होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। अब डियरनेस अलाउंस अगर किसी भी पर्सन को मिलता है तो वो पूरा टैक्सेबल है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब एक चीज समझना, डियरनेस अलाउंस है ना वो 2 टाइप्स का होता है, वन इज द डीए इन टर्म्स और सेकंड इज अ डीए नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब होता है ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में काम में आएगा, दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स। और नॉट इन टर्म्स का मतलब ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का जो कैलकुलेशन होगा उसमें कंसिडर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डीए नॉट इन टर्म्स। अब एक चीज समझना, टैक्सेबल करते टाइम आपको दोनों डीए टैक्सेबल करने हैं, मींस डीए इन टर्म्स है वो भी टैक्सेबल है, डीए नॉट इन टर्म्स है वो भी टैक्सेबल है। बहुत बार एग्जामिनर जो लिखता है वो ऐसे लिखता है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट मींस इन टर्म्स और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट मींस नॉट इन टर्म्स। आपको टैक्सेबल करते टाइम अगर कोई डीए मिलता है, पूरा टैक्सेबल करना है बाबू, पूरा आपको टैक्सेबल करने का है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कमीशन। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन कोई भी टाइप का कमीशन हो, जैसे एक तो होता है टर्नओवर कमीशन, जैसे सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है टर्नओवर कमीशन, कि आप इतनी सेल करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर टर्नओवर कमीशन। तो टर्नओवर कमीशन मिले या बाकी कोई भी कमीशन मिले, अगर एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो मैंने आपको यहां तक क्या बताया कि देखिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, डीए अगर आपको मिलता है फुल्ली टैक्सेबल, भले वो इन टर्म्स है नॉट इन टर्म्स है। अगर कोई कमीशन मिलता है दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको कोई बोनस मिलता है, अब एक चीज समझना, अगर आपको कोई बोनस मिलता है तो बोनस टैक्सेबल होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो एग्जामिनर सिर्फ इतना दे दे कि बोनस डिक्लेयर बाय द एम्प्लॉयर, बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ डिक्लेयर करने के बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे ही आपको वो रिसीव हो जाएगा उसके बेसिस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस सैलरी एंड अरियर सैलरी। एडवांस सैलरी किसको बोलते हैं? अगर आपको एडवांस में सैलरी मिल जाती है,
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एडवांस में सैलरी मिल गई तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? आंसर इज यस, एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। जैसे मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है, वो मुझे ये बोलता है कि सर आप हर महीने मुझे एडवांस में सैलरी दोगे, 1 तारीख को सैलरी दे दोगे। तो जैसे ही मैंने उसको 1 तारीख को सैलरी दी, उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी, तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। या बहुत बार कोई एम्प्लॉय ऐसा बोलता है कि नहीं सर मुझे है ना 1 साल की पूरी एडवांस में सैलरी चाहिए, तो जैसे ही आप सैलरी दोगे वो टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन एक चीज समझना, बहुत बार एग्जामिनर बोलता है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ एडवांस दे रखा है, तो ध्यान रखना वो एडवांस सैलरी नहीं है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्ड यूज किया है या ओनली एडवांस दे रखा है, इसका मतलब ये लोन है और लोन टैक्सेबल नहीं होगा। लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, एडवांस सैलरी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है अरियर सैलरी। अरियर सैलरी का मतलब होता है कि अगर मान लो सैलरी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सैलरी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और उसके बाद में अगर आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी जो है अभी दे दी जाती है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी जब वो रिसीव होती है। एग्जांपल के लिए मान लो सैलरी को लेकर कोई डिस्प्यूट था, कोविड की वजह से किसी को सैलरी नहीं मिली और कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट अभी रिजॉल्व हो गया और वो वाले पीरियड की सैलरी अभी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड अरियर ऑफ सैलरी। और अरियर ऑफ सैलरी है वो भी टैक्सेबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ द रिसीव्ड या ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। तो पहले ड्यू हुआ ही नहीं था मान लो और अभी आपको रिसीव होता है, तो उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोट नंबर 6 इज द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है कि ग्रेच्युटी का मतलब जब आप रिटायर होते हो ना, नॉर्मली आप रिटायर होते हो तब आपको जो पैसा मिलता है कि आपने इतनी मेहनत की है, तो आपको एक लॉयल्टी बोनस मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेच्युटी। अब एक चीज समझना, ग्रेच्युटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जॉब भी कर रहे हो और आपको ग्रेच्युटी मिल गई। अगर आप जॉब भी कर रहे हो और आपको ग्रेच्युटी मिल गई, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एम्प्लॉयज के लिए। ऑल एम्प्लॉयज का मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट है तो। लेकिन एक चीज समझना, अगर ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, नॉर्मली ग्रेच्युटी है वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, तो अगर नॉर्मली ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेच्युटी मिला तो वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, उसमें डिपेंड करेगा कि वो एम्प्लॉय है कौन। और यहां पे एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(10) में, और 10(10) की एग्जेम्पशन ये बोलती है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि अगर वो दामाद जी है करके, ठीक है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको जो भी ग्रेच्युटी मिलेगा ना रिटायरमेंट के टाइम पे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉय है, मींस प्राइवेट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके केस में क्या होगा, तो उसके केस में एग्जेम्पशन मिलती है 10(10) में, लेकिन उसका एक लिमिट है। और लिमिट कितना है, उसमें 2 पार्ट होता है। वन इज द वो एम्प्लॉय क्या पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है। पोगा एम्प्लॉय का मतलब होता है ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लगता है, दैट इज कॉल्ड पोगा एम्प्लॉय। और नॉन पोगा एम्प्लॉय अपन उसको बोलेंगे जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड नॉन पोगा एम्प्लॉय। अब एक चीज समझना, पोगा एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं पोगा एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन लेने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले लीजिए 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सेकंड इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड थर्ड इज द मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पोगा एम्प्लॉय। पोगा एम्प्लॉय का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लगता है, तो वहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। सबसे पहले आप एक काम करिए, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सेकेंड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड थर्ड इज मैक्सिमम 20 लाख है, वो आपको लेना है। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे लिखा हुआ है 15 डिवाइड बाय 26 मींस हाफ मंथ ऑफ द सैलरी। यहां 15 डिवाइड बाय 26 को ऐसे याद रखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी। सो 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन सर सैलरी पर मंथ में क्या लेने का, तो सैलरी पर मंथ लेते टाइम आपको क्या करना है कि लेटेस्ट उसका बेसिक सैलरी कितना था और लेटेस्ट उसका डीए कितना था। लेटेस्ट उसका बेसिक सैलरी कितना था और लेटेस्ट उसका डीए कितना था, वो आपको टोटल करना है। लेटेस्ट मींस अभी उसका बेसिक सैलरी कितना चल रहा था एंड लेटेस्ट उसका डीए कितना था। डीए में आपको दोनों डीए लेना है, डीए इन टर्म्स भी लेना है, नॉट इन टर्म्स भी लेना है, और ये आपका हो जाएगा बेसिकली सैलरी पर मंथ। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के उसने कितने साल की सर्विस कंप्लीट की है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, जब आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हैं ना, तो यहां पे मंथ में अगर मान लो आपका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में 6 महीने से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, राउंडेड ऑफ करना है। 6 महीने से ज्यादा है तो राउंडेड ऑफ करना है। जैसे 30 ईयर्स और 4 मंथ है तो आपको 30 ईयर्स ही लेना है।
30 ईयर्स और एग्जैक्ट 6 मंथ है तो भी 30 ईयर्स लेना है, लेकिन अगर आपका 30 ईयर्स और 9 मंथ है तो यहां पे आपको 31 ईयर्स लेना है। मींस यहां पे आपको 31 लेना है इन केस ऑफ द पोगा एम्प्लॉय। तो मैंने क्या बोला, पोगा एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करना है, 15 अगस्त डिवाइड बाय 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब सैलरी पर मंथ में लेना है लेटेस्ट बेसिक सैलरी कितना था, लेटेस्ट आपका डीए कितना था, डीए में दोनों आपको लेना है और मल्टीप्लाई बाय आपका क्या करना है, डीए जो है वो आपको दोनों में लेना है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में अगर आपका फ्रैक्शन ऑफ द मंथ है वो 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको आपको ईयर में राउंडेड ऑफ करना है। ये तो बात हो गई पोगा एम्प्लॉय की। लेकिन अगर बात करते हैं अपन नॉन पोगा एम्प्लॉय की, तो नॉन पोगा एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करना है, कितना एग्जामिशन मिलेगा, तो सबसे पहले आप एक काम करिए 1/2 कर दीजिए, इसका मतलब हाफ करिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ लेना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड सेकंड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख, वही वाला सेम है। अब एक चीज समझना, यहां पे 1/2 के बाद में एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है, तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है, आप एक काम करिए कि भैया लास्ट के 10 मंथ का आपका बेसिक सैलरी कितना था, डीए इन टर्म्स कितना था एंड टर्नओवर कमीशन कितना था, उनका आपको लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करना है। लास्ट के 10 मंथ का मतलब यहां पे क्या होता है, जिस मंथ में रिटायर होता है उस मंथ को आप छोड़ दीजिए, उसके पिछले जो 10 महीने हैं वो 10 महीने में बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स वाला ओनली एंड टर्नओवर कमीशन जो है उसका आपको एवरेज कितना है, 10 मंथ का आपको एवरेज लेना है। यह आपका आ जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम आपको फ्रैक्शन को छोड़ देना है। फ्रैक्शन को छोड़ना है इसका मतलब अगर मान लो आपका 30 इयर्स और 11 मंथ है तो भी आपको यहां पे 30 इयर्स ही लेना पड़ेगा। अगर 30 इयर्स और 11 मंथ है तो भी आपको यहां पे कितना लेना पड़ेगा, 30 इयर्स है वो ही लेना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए एक बार मैं वापस रिवाइज कराता हूं मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने बात की ग्रेजुएटी की। अगर ग्रेजुएटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो पूरा टैक्सेबल है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय दामाद जी को मिला तो पूरा एग्जेम्प्ट है, बाकी को मिला प्राइवेट एम्प्लॉय को आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पोगा या नॉन पोगा। अगर पोगा है तो पोगा के केस में आपको क्या करने का, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड यहां पे सैलरी पर मंथ में लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेना है, लेटेस्ट डीए लेना है और डीए में दोनों आपको लेना है। और जब भी आप ईयर्स लोगे राउंडेड ऑफ करना है, 6 मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तीसरा मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। अब एक बात समझना, नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एवरेज सैलरी पर मंथ में आपको क्या लेना है, लास्ट के 10 मंथ का बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो एक एम्प्लॉय है रिटायर हुआ एक जगह से और उसको कोई ग्रेजुएटी मिला और उसने एग्जेम्पशन लिया 8 लाख का। अब उसने कुछ नया जॉब ज्वाइन किया और वहां से वापस रिटायर हुआ और अब वहां से जब वापस रिटायर हो रहा है ना, तो ध्यान रखना कि वहां पे एग्जेम्पशन लेते टाइम आप 8 लाख का एग्जेम्पशन पहले ले चुके हो तो रिमेनिंग वाले के लिए आप मैक्सिमम 12 लाख का ही एग्जेम्पशन ले सकते हो। इसका मतलब ये जो यहां पे 20 लाख का लिमिट होता है ना, दिस 20 लाख का लिमिट इज फॉर द ओवरऑल ग्रेजुएटी एग्जेम्पशन फ्रॉम मल्टीपल एम्प्लॉयर। मींस अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर थे और मल्टीपल एम्प्लॉयर से आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में 20 लाख का लिमिट है वो आपके टोटल पे लगेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट नोट पे चालू करते हैं पेंशन। पेंशन का मतलब टेंशन नहीं, पेंशन। पेंशन क्या होता है, तो देखो पेंशन दो तरीके की होती है। एक तो होती है अनकम्प्यूटेड पेंशन या जिसको हम मंथली पेंशन बोलते हैं। जैसा कि आपके मान लो दादाजी कहीं पे काम करते थे तो उनको पेंशन मिल रही होगी हर महीने, तो दैट इज कॉल्ड योर अनकम्प्यूटेड पेंशन या जिसको मंथली पेंशन बोलते हैं। मंथली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है, भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कम्प्यूटेड पेंशन, कम्प्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन। आप एक साथ में पेंशन ले लीजिए जिसको बोला जाता है कम्प्यूटेड पेंशन या लमसम पेंशन। तो अगर मैं कम्प्यूटेड पेंशन या लमसम पेंशन की बात करूं तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1010A में। और 1010A में एग्जेम्पशन कितनी मिलती है समझने की कोशिश करना। तो कम्प्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन। लमसम पेंशन में आपको 1010A में एग्जेम्पशन मिलती है। उसमें सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बेटा पूरा एग्जेम्प्ट, दामाद जी के लिए पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसको ग्रेजुएटी मिल रही है या नहीं। अगर ग्रेजुएटी भी मिल रही है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा टोटल पेंशन का 1/3। लेकिन अगर ग्रेजुएटी नहीं मिल रही तो आपको टोटल पेंशन का 1/2 है उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, पेंशन। पेंशन का मतलब
जो पेंशन मिलती है, दो तरीके की पेंशन होती है। वन इज द आपको हर मंथ मिलती है, और एक बहुत बार ऐसा आता है आप एक साथ में ले लेते हो, एक मुश्त ले लेते हो, लमसम में ले लेते हो। तो अगर आपको मंथली पेंशन मिलती है, अनकम्प्यूटेड पेंशन मिलती है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। लेकिन अगर आपको लमसम पेंशन मिलती, आपको मंथली पेंशन मिलती है, मैंने क्या बोला, देखो मंथली पेंशन मिलती है, हर महीने पेंशन मिलती है, जिसको अनकम्प्यूटेड पेंशन बोलते हैं, दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। लेकिन अगर आप लमसम पेंशन ले लेते हो, एक साथ में पेंशन ले लेते हो, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है, अदर एम्प्लॉय के लिए देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेच्युटी मिल रही है। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट है, और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो टोटल पेंशन का 1/2 है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक और चीज समझना है यहां पे, बहुत बार एग्जामिनर ऐसा देगा कि आपको 3 लाख का पेंशन मिला है लमसम में, जो कि आपका 60% ऑफ पेंशन है। तो एक बात समझना, एग्जेम्पशन लेते टाइम आप सीधा 3 लाख का 1/3 नहीं करोगे, या 3 लाख का 1/2 नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 लाख का जो पेंशन आपको मिला है वो तो 60% के लिए मिला है ना, पहले आपको टोटल पेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और टोटल पेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे कि जो 3 लाख मिला है दैट इज डिवाइड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए कितना होगा, 5 लाख होगा। तो 5 लाख का 1/3 या 5 लाख का 1/2 है, उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए अब अपन चालू करते हैं नोट नंबर 8, दैट इज द लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है कि बहुत बार आप जो लोग हैं वो लीव लेते ही नहीं है। मींस एम्प्लॉयर ने लीव दिया कि आप भैया हर साल में आप मान लो 20 डेज या 30 डेज का लीव लीजिए, बट आप लीव लेते ही नहीं हो, आप तो भी जॉब पे जाते हो, तो उसके लिए जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड योर लीव सैलरी। अब एक बात समझना, लीव सैलरी का मतलब होता है दैट इज एनकैशमेंट ऑफ द अनयूटिलाइज्ड लीव। जो आपकी अनयूटिलाइज्ड लीव थी ना, उसको आप एनकैश करा रहे हो, अनयूटिलाइज्ड लीव को आप एनकैश करा रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर लीव सैलरी। अब लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, मींस आपका जॉब भी चल रहा है और अगर आपको लीव सैलरी मिल जाता है तो पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर मान लो लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो क्या होगा, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है और दामाद जी है तो पूरा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA। लेकिन अगर दामाद जी नहीं है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा उसकी लिमिट है। लिमिट में यहां पे 4 अमाउंट है, चारों में से विचएवर इज लोअर। सबसे पहला, जितना आपका लीव क्रेडिट है मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड चौथा 25 लाख। यहां पे बेटा अमेंडमेंट हुआ है, लास्ट ईयर तक 3 लाख हुआ करता था, बट नाउ इट इज 25 लाख विच एवर इज लोअर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप एक काम करिए, लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 25 लाख। अब यहां पे एक चीज समझना, लीव क्रेडिट किसको बोलते हैं। तो लीव क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका लीव क्रेडिट है कितना, मींस कितनी लीव आपको अलाउ की थी और उसमें से आपने कितनी लीव ले ली, तो उसका जो बैलेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड योर लीव क्रेडिट। जैसे लीव अलाउड माइनस लीव टेकन को आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर लीव क्रेडिट। अब एक चीज समझना, लीव अलाउड में आप कितना लोगे पता है, लीव अलाउड लेते टाइम जो एम्प्लॉयर जितना भी लीव अलाउ कर रहा है वो लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम कंप्लीटेड ईयर का मैक्सिमम 30 डेज का लीव हो सकता है। मींस एक साल के लिए 30 डेज का लीव है, वो मैक्सिमम लीव अलाउड हो सकता है। अगर उससे ज्यादा दे रखा है तो आपको छोड़ना है, आपको लीव अलाउड में सिर्फ 30 डेज ही लेना है फॉर द कंप्लीटेड ईयर। जैसे एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसने 20 इयर्स एंड 7 मंथ का सर्विस किया। अब पहले तो 7 मंथ को छोड़ दो, कंप्लीटेड ईयर कितने हैं 20 इयर्स, और उसको हर महीने जो एम्प्लॉयर है वो मान लो 1.5 मंथ का लीव देता था, तो 1.5 मंथ के हिसाब से तो लीव अलाउड 30 मंथ हो जाएगा। लेकिन तो भी आपको 30 मंथ नहीं लेना, यहां पे आपको 20 मंथ ही लेना है, बिकॉज एवरी ईयर के लिए मैक्सिमम 30 डेज का लीव ही अलाउ हो सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। माइनस लीव टेकन, उसने कितना लीव लिया तो जो बैलेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड योर लीव क्रेडिट। यहां पे एक और चीज समझना, ये जो लीव क्रेडिट आएगा ना, इसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ डेज दे रखा है तो आप एक काम करिए, डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आपका मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जामिनर बहुत बार आप अगर कैलकुलेट करोगे 120 डेज का लीव आया, तो 120 डेज का लीव आया मतलब ये 4 मंथ का लीव है, तो आप यहां पे लीव क्रेडिट जो है वो 4 मंथ आ जाएगा करके, ठीक है। तो 4 मंथ दैट इज लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। अब क्वेश्चन ये आता है एवरेज सैलरी पर मंथ में क्या लेना, तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है कि जब रिटायर हुआ ना उस एग्जैक्टली उस डेट से पिछले 10 मंथ का आप बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का एवरेज लीजिए। मींस जिस डेट को रिटायर होता है उस डेट को छोड़ दीजिए, उसके एग्जैक्टली लास्ट के 10 मंथ का एक काम करिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज ले लीजिए, वो आपको मिल जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन नेक्स्ट नोट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वीआरएस। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम।
अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट है वो ड्यू होना बाकी है, अभी तक रिटायर हुआ नहीं है, लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि अगर आपको चाहे तो आप वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले सकते हो, आपको एक कंपनसेशन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वीआरएस कंपनसेशन। तो वीआरएस कंपनसेशन अगर किसी को मिलता है तो उस पर क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस, उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1010C में। और ये 1010C में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो उसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले ले लीजिए सैलरी पर मंथ कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ 3 मंथ का सैलरी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मींस आपने कितने साल का सर्विस कंप्लीट किया था। यहां पे भी अगर आपका फ्रैक्शन है तो वो इग्नोर करना है, अगर फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है वो आपको इग्नोर करना है। जैसे 25 ईयर्स और 9 मंथ दे रखा है तो आपको 25 ईयर्स ही लेना है। तो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मींस 3 मंथ का सैलरी हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। नाउ सेकंड में आप एक काम करिए, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस, मींस आपका कितना सर्विस रिमेनिंग रहा है। जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ऐसा दे दे कि आपका 5 इयर्स का सर्विस रिमेनिंग है, तो 5 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 60 मंथ का सर्विस है वो आपका रिमेनिंग है। तो आप एक काम करिए, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए। तीसरा आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर है उतना, विचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वीआरएस के केस में, तो वीआरएस के केस में आप एक काम करिए, सबसे पहले सैलरी पर मंथ लीजिए। अब सैलरी पर मंथ में क्या लेने का कि तभी का आपका बेसिक सैलरी कितना है, डीए इन टर्म्स कितना है, एंड प्लस टर्नओवर कमीशन कितना है। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला कितना है, प्लस टर्नओवर कमीशन कितना है, वो ले लीजिए। दैट इज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सेकंड क्या है, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस, एंड थर्ड क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड फोर्थ क्या है, मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, नोट नंबर 13 आता है, दैट इज द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है कि बहुत बार एम्प्लॉइज को हटा दिया जाता है जॉब से, एम्प्लॉइज को हटाया जाता है जॉब से। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी जो है वो चटनी करती है ना, चटनी आपने सुना होगा कि इतने एम्प्लॉय की चटनी कर दी, इस कंपनी ने 10% एम्प्लॉय कम कर दिया, दैट इज अगर रिट्रेंच कर रहे हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय को निकालते हो तो उसको कोई कंपनसेशन देते हैं एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है। तो क्या उस पर एग्जेम्पशन मिलती है? आंसर इज यस, उस पर एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1010B में। और ये 1010B में एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, उसमें दो पार्ट है, विचएवर इज लोअर। सबसे पहला, जितना कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मींस कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा कि जो कंपनसेशन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर। बट सर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होता है? तो उसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले लीजिए 15 डिवाइड बाय 26, 15 अगस्त 26 जनवरी, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ का एवरेज सैलरी कितना है वो ले लीजिए, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और यहां नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है तो यहां पे आपको राउंडेड ऑफ करना है। एक बात बताऊं आपको, देखो दो जगह ही ऐसी है जहां पे आपको ईयर का फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ करना है, एक तो ग्रेचुइटी में पोगा एम्प्लॉय और दूसरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। बस दो जगह ही ऐसी है जहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है उसमें 6 महीने से ज्यादा के फ्रैक्शन को राउंडेड ऑफ करना है, एक तो ग्रेचुइटी में पोगा एम्प्लॉय और दूसरा ये तुम्हारा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वाला। अब यहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ लेते टाइम आपको सैलरी की डेफिनेशन में क्या लेना है, तो सैलरी की डेफिनेशन में आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। एक बात बताऊं, मैक्सिमम जगह आपके सैलरी की डेफिनेशन में यही आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सिर्फ ध्यान रखना कि एक तो तुम्हारे वहां पे जो ग्रेचुइटी में अपन ने पोगा एम्प्लॉय पढ़ा था, वो पोगा एम्प्लॉय में वहां पे सैलरी में बेसिक प्लस डीए दोनों है करके, ठीक है, वहां एक जगह चेंज है, अदरवाइज आप देखोगे तो हर जगह यही डेफिनेशन है, सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। लेकिन पोगा एम्प्लॉय में ग्रेचुइटी एग्जेम्पशन लेते टाइम वहां पे सैलरी प्लस डीए में बोथ लिखा हुआ था, डीए इन टर्म्स भी लेना है, नॉट इन टर्म्स भी लेना है पोगा में। और एक मैं सैलरी की डेफिनेशन में चेंजेस बताऊंगा इन केस ऑफ द हाउस फैसिलिटी, जब मैं हाउस फैसिलिटी पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको एक चेंज बताऊंगा। चलिए अब अपन बात करते हैं अलाउंसेस की। ये अलाउंसेस क्या होते हैं कि जैसे बहुत बार हर महीने आपको कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एक फिक्स पैसा दे देता है कि चलिए इतना पैसा मिलेगा, आपको खर्चा करना है तो करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जैसे एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, हर महीने एम्प्लॉयर आपको एक पैसा देता है, एक फिक्स अमाउंट देता है, आपको खर्चा करना है तो करो, आपको घर लेके रहना है घर लेके रहो, रोड पे रहना है रोड पे रहो, आपको अगर मान लो रेलवे स्टेशन पे रहना है रेलवे स्टेशन रहो, आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। अब एक चीज समझना, अलाउंसेस के केस में क्या होता है, आपको एग्जेम्पशन मिलती है, वो एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1014 करके।
अब ये एग्जामिशन कितनी मिलती है, क्या मिलती है, अपन एक काम करते हैं, इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, दैट इज द कुत्ता टीसी उधर है करके। आपको इसको ऐसे याद रखना है, कुत्ता टीसी उधर है करके, ठीक है। कुत्ता, एक कुत्ता अलग है, एक है टीसी उधर और एक है का मतलब होता है एचआरए, वो अपन लास्ट में देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुत्ता। कुत्ता में सबसे पहला होता है सी का मतलब कम्यूटेशन अलाउंस या जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। कम्यूटेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए मिलता है, अगर आप ऑफिस से घर पे जाओ, घर से ऑफिस जाओ और उसके लिए आपके कुछ खर्चे होते हैं, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए आपको कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है। तो कम्यूटेशन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो उसके सामने आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, बट एग्जेम्पशन सिर्फ यहां पे किसको मिलती है, दिव्यांग एम्प्लॉय को। अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो ब्लाइंड है, डेफ है या फिर डम्ब है या हैंडीकैप्ड है, मींस दिव्यांग एम्प्लॉय है, उसको एग्जेम्पशन मिलती है मैक्सिमम 3200 पर मंथ की। मैक्सिमम 3200 पर मंथ। जैसे पर मंथ मान लो 5000 का कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है, तो आउट ऑफ दैट 3200 इज एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग 1800 इज टैक्सेबल। अगर मिलता ही 2500 है तो पूरा ही 2500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलती है, दिव्यांग एम्प्लॉय को। दूसरा सी में देखिए 3 है, कुत्ता में सी में 3 है। दूसरा जो है दैट इज द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है कितना पता है, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। सो मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है, उसका एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद यू का मतलब होता है अंडरग्राउंड अलाउंस, जो माइंस में काम करते हैं उन एम्प्लॉइज को मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी मैक्सिमम 800 पर मंथ। उसके बाद में आपका कुत्ता, टी का मतलब होता है यहां पे दैट इज ट्राइबल एरिया अलाउंस। जो ट्राइबल एरियाज वगैरह, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज है, मान लो वो ट्राइबल एरियाज है, तो ट्राइबल एरियाज में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी मैक्सिमम 200 पर मंथ। उसके बाद में अलाउंसेस फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, कुत्ता आ मतलब लास्ट, दैट इज अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनको एक जो अलाउंस मिलता है उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो यहां पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है कुत्ता करके, ठीक है। तो 3 सी वाले यू टी एंड ए, दैट इज कुत्ता। तो देखिए सबसे पहले कुत्ता, सबसे पहला कम्यूटेशन अलाउंस या जिसको अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जो भी तुम्हारा हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है उसको अगर ये मिलता है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी 3200 पर मंथ मैक्सिमम। दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जेम्पशन मिलेगी। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जेम्पशन मिलेगी। अंडरग्राउंड अलाउंस है, उसमें मैक्सिमम 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस में मैक्सिमम 200 पर मंथ का एग्जेम्पन मिलेगा। एंड अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, उसमें जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ उसका 70% या मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो देखो कुत्ता में क्या है, लिमिट है कि इस लिमिट है इतनी एग्जेम्पशन मिलेगी, कुत्ते को अपने के लिमिट में रहने का, तो लिमिट वाली एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके बाद टीसी उधर है, तो सबसे पहले टीसी उधर है में क्या आता है, तो टी का मतलब ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। यहां पे ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस का मतलब होता है बहुत सारे एम्प्लॉय है वो टूर पे ही रहते हैं, जैसे मान लो सेल्समैन वगैरह, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। एक तुम्हारा कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, उसके बाद डेली अलाउंस, उसके बाद हेल्पर अलाउंस जो ऑफिस पर्पस के लिए होता है, और रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस। एक बात समझना, यहां पे टीसी उधर करके, ठीक है, तो टीसी उधर है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सेकंड इज कन्वेंस अलाउंस, थर्ड इज यूनिफॉर्म अलाउंस, फोर्थ इज डेली अलाउंस, फिफ्थ इज हेल्पर अलाउंस एंड सिक्स्थ इज रिसर्च अलाउंस या जिसको अपन एकेडमिक अलाउंस भी बोलते हैं। एक चीज समझना, ये जितने भी अलाउंसेस है ना, ये आपके एग्जेम्प्ट उतने होंगे जितना एम्प्लॉय ने खर्चा कर दिया। मींस एम्प्लॉय ने जितना खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट है, और बेटा बाकी वाला टैक्सेबल होगा। जैसे मान लो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस है, वो 10,000 मिला, आउट ऑफ दैट 7,000 इज स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, तो रिमेनिंग 3,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यहां पे देखिए ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेलेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस। इसमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना अमाउंट एक्चुअली स्पेंड किया उतना एग्जेम्प्ट है, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब एक चीज समझना, एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1013A, बट ये एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ द 3 अमाउंट। सबसे पहला क्या है, 40% और 50% ऑफ द सैलरी। आपकी जो सैलरी है उसका 40% या 50% करिए। अब आप बोलोगे 40% 50% कैसे डिसाइड होगा, तो देखो अगर मान लो एम्प्लॉय है, उसने जो घर लिया है वो मेट्रो में लिया है। मेट्रो का मतलब यहां पे 4 सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। सो ओनली मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता एंड चेन्नई। सो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, वहां पे अगर रहता है एम्प्लॉय तो उस पर्टिकुलर केस में 50%, अदर जगह रहता है तो आपका 40%। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले 40% और 50% ऑफ सैलरी लीजिए। लेकिन यहां पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है। दूसरा आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एचआरए एम्प्लॉय को कितना मिला, एंड तीसरा आपको जितना रेंट एम्प्लॉय ने पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जितना एम्प्लॉय ने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, विच एवर इज लोअर है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, एचआरए का एग्जेम्पशन, एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है वो 1013A में मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो 40 और 50% ऑफ द सैलरी। दूसरा क्या है तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर है उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक बात बताऊं मैं आपको, कुत्ता टीसी उधर है को छोड़ के अगर कोई भी अलाउंसेस मिलता है, जैसे मान लो आपको कोई अदर अलाउंसेस मिल गया, जैसे टिफिन अलाउंस मिल गया या मेडिकल अलाउंस मिल गया, तो अलाउंसेस वर्ड अगर आपको दे रखा है और इसको छोड़ के अगर कोई भी दूसरा अलाउंस मिलता है तो समझना वो हमेशा टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए, वो हमेशा टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉयज के लिए। तो यहां पे ये वाला नोट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चालू करते हैं प्रोविडेंट फंड करके। अब अपन चालू कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेसिकली, कि जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है उस टाइम पे वो खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर करता है, और हर साल उस पे इंटरेस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होता जाता है, और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको एक लमसम पैसा मिलता है जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया हुआ है 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक तो होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लगता है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी होती है, परमिशन ले रखी होती है, अप्रूवल ले रखी होती है, जिसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब जिस फंड का अप्रूवल नहीं ले रखा। ये 3 जो फंड होते हैं इसको ईपीएफ भी बोला जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक होता है पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, सबके लिए होता है, आपके मेरे लिए होता है, वो पीपीएफ होता है। अब आपको पीपीएफ से रिलेटेड अदर सोर्सेज में बात करेंगे, यहां पे हम बात कर रहे हैं ईपीएफ से रिलेटेड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है खुद की सैलरी से, तो एम्प्लॉय ने अगर जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है ना, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन वो इग्नोर करने का, लेकिन उसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा अंडर चैप्टर 6 से। अब आप बोलोगे इग्नोर क्यों करने का, बड़ा सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, एम्प्लॉय का सैलरी सपोज 10,000 था, एंड इस 10,000 में से 2,000 का उसने कंट्रीब्यूशन किया, 8,000 उसको सैलरी एम्प्लॉय को रिसीव्ड हुई। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल तो पूरा 10,000 हो चुका होगा ना, तो टैक्सेबल तो 10,000 हो चुका होगा, तो उसने जो 2,000 का कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज आउट ऑफ हिज टैक्सेबल सैलरी ना। तो यहां पे एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने का। लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट हर साल एक्यूमुलेट होगा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लमसम पैसा जब मिलता है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(11). तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है, पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, मींस एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप पैसे डाल रहे हो तब भी एग्जेम्प्ट है, जब उस पे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तो दैट इज कॉल्ड योर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एग्जाम में नॉर्मली ये वाला नहीं आता है क्योंकि तीनों ही जगह एग्जेम्प्ट है। उसके बाद होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज कॉल्ड आरपीएफ। अब एक बात समझना, आरपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर करो, बट उसका डिडक्शन आप एटीसी में एम्प्लॉय ले सकता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है, एक बात बताऊं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए जो किया है वो एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन कितना एग्जेम्प्ट है पता है, ओनली अप टू 12% ऑफ द सैलरी। तो एम्प्लॉय का जितना सैलरी है उसका अप टू 12% है, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। अब एक और चीज समझना, जो हर साल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसका क्या, तो हर साल जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है आरपीएफ में वो 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है। मींस जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, जो फंड का बैलेंस है उसमें 9.5% तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट है, 9.5% से ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला,
अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो बट एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट जो आएगा वो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5%, बट रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10-12 पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट तभी होगा जब एम्प्लॉय ने एटलीस्ट 5 इयर्स और मोर का सर्विस रेंडर किया है। एटलीस्ट एम्प्लॉय ने 5 इयर्स और मोर का सर्विस रेंडर किया है तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन गाइस इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है, वहां पे एम्प्लॉय ने अगर 5 इयर्स का सर्विस रेंडर नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एक तो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है ड्यू टू द इल हेल्थ, मींस एम्प्लॉय की जो हेल्थ ठीक नहीं थी और उसकी वजह से वो 5 इयर्स के अंदर अंदर रिटायर हो गया, या फिर मान लो एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया करके, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय रिटायर हुआ और एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉयर को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसका जो भी आरपीएफ का बैलेंस है ना, वो आरपीएफ का बैलेंस है वो न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दो। मींस अपने एम्प्लॉयर को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आरपीएफ में जितना भी बैलेंस है वो न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दो, या फिर इसको न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस में ट्रांसफर कर दो। अगर वो ऐसा इंस्ट्रक्शन के साथ रिटायर हो रहा है तो इवन ही हैज रिटायर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो भी उसको जो पैसा मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पर एक अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर। अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, देखो खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर है करके, ठीक है, खुद का कंट्रीब्यूशन है उसको अपन इग्नोर करते हैं क्योंकि वो टैक्स भरने के बाद जो पैसा आता है उसमें पैसा डाला है। अब एक चीज समझना, इस पे जो इंटरेस्ट आता है, आप देखिए एसपीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5% पर एनम। लेकिन एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने आरपीएफ और एसपीएफ में जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है ना, वो खुद का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसका कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 से ज्यादा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो 2,50,000 से ऊपर वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। देखो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो भी एसपीएफ में करता है, आरपीएफ में करता है, एम्प्लॉय का 2,50,000 पर एनम तक का कंट्रीब्यूशन है तो उस पे इंटरेस्ट आएगा, वो एग्जेम्प्ट है, या तो पूरा एग्जेम्प्ट एसपीएफ में या आरपीएफ में 9.5% तक एग्जेम्प्ट। लेकिन एक चीज समझना, अगर उसने 2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने 4 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, तो 2,50,000 तक पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 250 के ऊपर वाला जो भी इंटरेस्ट आएगा एम्प्लॉय को, वो जो एक्यूमुलेट होगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां 2,50,000 की जगह ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी अगर एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। इफ एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, अगर एम्प्लॉय बेचारा खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता आरपीएफ एसपीएफ में, तो ये लिमिट जो है वो 2,50,000 की जगह 5 लाख हो जाएगी। लेकिन गाइस ये जो अमेंडमेंट है ये 1/4/2021 से एप्लीकेबल है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक फंड होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मींस ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसकी रिकॉग्निशन नहीं ले रखी है। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो एंड एटीसी का डिडक्शन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉय को नहीं मिलता। तो आप एक काम करिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो जब पैसा डाला तब एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट जो मिलेगा हर साल, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होगा वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन बेटा जब पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तो क्या होगा, यूआरपीएफ से। तो यूआरपीएफ से पैसा अगर रिटायरमेंट पे मिलता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो था वो इग्नोर करना है, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो तो टैक्स भरने के बाद वाला पैसा कंट्रीब्यूट किया था और वही वाला पैसा वापस मिल जाता है तो उसको इग्नोर करना है। लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो देखिए मैंने क्या बोला, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब किया तब एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आया वो भी एग्जेम्प्ट है, पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर करो, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी।
अब एक आता है दैट इज द सुपर एनुएशन फंड। ये सुपर एनुएशन फंड क्या होता है कि हर साल एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ एक साथ में लमसम कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड सुपर एनुएशन फंड। एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉय खुद भी करता है। तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, देखो दो तरह के होते हैं, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर करो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो एग्जेम्प्ट है, बट कितना पता है, अप टू 7,50,000 पर एनम, बट ये लिमिट में आएगा अंडर सेक्शन 1727। अब ये 1727 का परक्यूजिट क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखा दूंगा। इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, और अगर लमसम पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में क्या है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 7,50,000 पर एनम, एंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो उसका ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का था। जैसे अपन ने यूआरपीएफ का यहां पे ट्रीटमेंट पढ़ा था वैसा का वैसा रहेगा अनरिकॉग्नाइज्ड दैट इज अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का। चलिए अब अपन चालू करते हैं परक्यूजिट। और परक्यूजिट सेक्शन 17(2) होती है। परक्यूजिट क्या होते हैं, देखो अगर एम्प्लॉय को कोई एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, उसको बोला जाता है परक्यूजिट। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लो आप बीमार पड़ गए, आपका इलाज आपके एम्प्लॉयर ने कराया, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपको यूज करने के लिए गाड़ी दे दी, तो इट इज कॉल्ड परक्यूजिट, इसको अपन बोलते हैं परक्यूजिट। देखो अलाउंसेस और परक्यूजिट में क्या फर्क होता है, अलाउंसेस होता है ना वो फिक्स अमाउंट रहता है, हर महीने मिलता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ सैलरी। बट परक्यूजिट है वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, एडिशनल बेनिफिट होते हैं, और एक्चुअल खर्चा होता है तभी आपको मिलता है। तो कभी भी ध्यान रखना अगर एग्जाम में अलाउंसेस वर्ड यूज किया हुआ है तो वो अलाउंसेस की बात कर रहा है जो अपन पहले कुत्ता टीसी उधर है पढ़ चुके हैं। बट अगर मान लो प्रोवाइडेड वर्ड यूज किया है, फैसिलिटी वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब समझना वो परक्यूजिट की बात कर रहे हैं। तो परक्यूजिट में सबसे पहला परक्यूजिट होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि आप इंडिया में कहीं भी घूमने जाइए, और घूमने जाते हैं तो वहां पे जो आपका ट्रेवलिंग का खर्चा है वो एम्प्लॉयर आपको रीएम्बर्स करेगा, एम्प्लॉयर आपको देगा, दैट इज कॉल्ड लीव ट्रेवल कंसेशन। तो लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो एम्प्लॉय को यहां पे एक एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(5). और ये 10 क्लॉज नंबर 5 में एग्जेम्पशन कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ट्रेवल कौन से मोड से कर रहा है। अगर एम्प्लॉय ट्रेवल है वो बाय एयर मींस फ्लाइट से जा रहा है, अगर एम्प्लॉय है वो बाय फ्लाइट से जा रहा है, तो जो भी इकोनॉमी क्लास का फेयर होता है एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने कितना इंकर किया, विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय जो है वो किसी और मोड से जा रहा है, मींस एयर से नहीं जा रहा, फ्लाइट से नहीं जा रहा, वो किसी और मोड से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, बैलगाड़ी में जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है, साइकिल लेके जा रहा है, उसकी मर्जी है, दूसरे किसी मोड से जा रहा है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय जहां पे जा रहा है क्या वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, और फर्स्ट क्लास एसी का रेलवे फेयर, फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन जहां पे वो जा रहा है वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं, वहां रेल जाती नहीं है। तो अगर वहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, और डिलक्स क्लास का बस का फेयर, डिलक्स क्लास बस का फेयर विच एवर इज लोअर। बट अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है एज वेल जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, या फिर फर्स्ट क्लास एसी रेलवे का फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए एलटीसी का एग्जेम्पशन है वो मिलता है अंडर सेक्शन 10(5). कैसे मिलता है, कितना मिलता है, तो उसमें आपको ये देखना है आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो। एम्प्लॉय ट्रेवल अगर बाय एयर फ्लाइट से कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर, किसी अदर मोड से कर रहा है, आपको देखना है वहां रेल जाती है, रेल जाती है तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। रेल नहीं जाती, क्या वहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट बस की फैसिलिटी है, आंसर इज यस। तो रिकॉग्नाइज्ड जो ट्रांसपोर्ट बस की फैसिलिटी है उसमें डिलक्स क्लास जो फेयर रहता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, और अगर वो भी नहीं है तो आप एक काम करिए, सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे का एक्चुअल रेलवे का जो फेयर है फर्स्ट क्लास एसी का वो ले लीजिए, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, एम्प्लॉय यहां पे जब इंडिया के अंदर घूमने जा रहा है तो घूमने किस किस को साथ में लेके जाना है।
तो यहां पे साथ में किस किस को लेके जाएंगे तो एग्जामिशन मिलेगा। तो एग्जामिशन मिलेगा या तो एम्प्लॉय के जो खुद का ट्रेवल है उस पे, उसके साथ साथ में हिज स्पाउस मतलब भैया हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, एंड गाइस चिल्ड्रन, एंड उसके साथ में डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर कोई आप पे डिपेंडेंट रिलेटिव है, डिपेंडेंट रिलेटिव में आएगा मदर फादर ब्रदर सिस्टर, तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर अगर आप पे डिपेंडेंट है तो वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे, उनके लिए भी आप एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो देखो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको घूमने भेज रहा है, फैमिली के साथ में भेज रहा है, एग्जामिशन किस किस पे मिलेगी, एक तो एम्प्लॉय के खुद के ट्रेवल पे, दूसरा स्पाउस, तीसरा कौन चिल्ड्रन, और चौथा कौन डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में आएंगे डिपेंडेंट मदर फादर ब्रदर सिस्टर। अब यहां पे एक और चीज समझना, यहां चिल्ड्रन के केस में मैक्सिमम आप एग्जामिशन है ना वो 2 चिल्ड्रन का ही ले सकते हो, अगर वो 2 चिल्ड्रन 1 अक्टूबर 1998 के बाद बॉर्न हुए हैं। तो 1 अक्टूबर 1998 के बाद वाले मैक्सिमम 2 बच्चों के ही आप एग्जामिशन ले सकते हो, उसके पहले के कितने भी बच्चे हैं चलेगा, बट उसके बाद के मैक्सिमम 2 बच्चों पे ही आप एग्जामिशन ले सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि पहली बार आपने एक बच्चा हुआ, पहली बार एक बच्चा हुआ, दूसरी बार आपके ट्विंस हो गए, मतलब 2 बच्चे हो गए। तो यहां पे एक बात बताओ, पहली बार एक बच्चा हो गया था, दूसरी बार आपने ट्राई किया 2 बच्चे हो गए, तो यहां पे तो टोटल 3 बच्चे हो गए, तो भी एग्जामिशन पूरे 3 बच्चों पे मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी बार पता नहीं था ना कितने बच्चे होंगे। लेकिन एक बात बताओ, पहली बार अगर ट्विंस हो गए तो रुक जाते भाई, अगर पहली बार ट्विंस हो गए थे और दूसरी बार आपका एक और बच्चा हो गया, तो यहां पे टोटल 3 बच्चे हुए, लेकिन आपको एग्जामिशन कितनों पे मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चों पे आपको एग्जामिशन मिलेगा। यहां मैक्सिमम आपको 2 बच्चे हैं उस पे ये एग्जामिशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ये एलटीसी का एग्जामिशन है ना, ये 4 साल के पीरियड में आप कोई भी 2 साल के लिए ले सकते हैं। ये एग्जामिशन 4 साल के कैलेंडर ईयर वाइज ब्लॉक होता है, 4 साल के ब्लॉक में आप मैक्सिमम 2 साल के लिए ले सकते हैं। जैसे हमारा अभी का जो ब्लॉक चल रहा है वो कैलेंडर ईयर 22 से 25 के बीच चल रहा है, तो 22, 23, 24, 25 कैलेंडर ईयर, ये 4 ब्लॉक है, इसमें से आप कोई भी 2 साल के लिए एलटीसी का एग्जामिशन ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड परक्यूजिट होता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है कि बहुत बार एम्प्लॉयर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देता है, या एम्प्लॉयर आपका ट्रीटमेंट कराता है, पूरा पैसा एम्प्लॉयर देता है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी। अब यहां पे ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, तो अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है तो देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट हो कहां पे रहा है। तो ट्रीटमेंट या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में होता है, या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में होता है। या तो ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, या एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में होता है और उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है, तो ये बेनिफिट आपके लिए पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। बट अगर मान लो आप तो बोलते हो नहीं नहीं हमारा ट्रीटमेंट तो प्राइवेट नर्सिंग होम में करवाना है, हमारी कोई फेवरेट नर्स है उससे कराना है, फेवरेट डॉक्टर है उससे हमारा ट्रीटमेंट कराना है, अगर आप कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में वगैरह ट्रीटमेंट करवाते हो और पैसा एम्प्लॉयर देता है, तो ये वाला बेनिफिट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर मान लो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो ट्रीटमेंट अगर इंडिया के बाहर हो रहा है, तो बाहर जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो नॉर्मली एम्प्लॉयर आपको 3 चीज का बेनिफिट देता है। एक तो आपके आने जाने का खर्चा ट्रेवलिंग का, एक आपका ट्रीटमेंट का खर्चा, और एक वहां पे रहने का खर्चा। और वो एम्प्लॉयर ने अगर रीएम्बर्स किया, एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, तो क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना, अगर इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट होता है तो जो भी आपको ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है एज वेल एज द स्टे का बेनिफिट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। मींस आरबीआई की कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट होती है अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम करके। तो आरबीआई की कुछ लिमिट होती है कि आप इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट के लिए इतना खर्चा कर सकते हो, स्टे के लिए इतना खर्चा कर सकते हो, तो वो लिमिट के अंदर है, जितना लिमिट के अंदर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपको ऐसे देगा कि मान लो इंडिया के बाहर आप ट्रीटमेंट कराने गए, ट्रीटमेंट का खर्चा 10 लाख हुआ और वहां पे स्टे का खर्चा 5 लाख हुआ, टोटल 15 लाख हुआ, एम्प्लॉयर ने आपको पूरा 15 लाख दे दिया। अब उसमें से मान लो आरबीआई की लिमिट 12 लाख है, तो आरबीआई की लिमिट 12 लाख है, तो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर मान लो ट्रेवल के लिए, ट्रेवल का जो बेनिफिट है उसका क्या होगा, क्योंकि फ्लाइट से आप इंडिया के बाहर गए होंगे, उसका क्या, और वो एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि यहां पे देखना पड़ेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम है वो अगर अप टू 2 लाख ही है तो ये बेनिफिट ट्रेवल का पूरा एग्जेम्प्ट है। बट अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो ये पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, तो देखो जो आपको बेनिफिट मिलता है ट्रीटमेंट एंड स्टे का वो तो एग्जेम्प्ट होगा, जितनी आरबीआई की लिमिट होगी उतना एग्जेम्प्ट है। लेकिन ट्रेवल का बेनिफिट जो मिला है वो एग्जेम्प्ट कितना होगा पता है आपको, देखना है आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। ग्रॉस टोटल इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ द 2 लाख, तो पूरा एग्जेम्प्ट करना है। बट अगर 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ट्रेवल का बेनिफिट। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि ट्रीटमेंट होना किसका चाहिए।
तो ट्रीटमेंट होना चाहिए एक तो एम्प्लॉय का या फिर स्पाउस का या चिल्ड्रन का या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव, और डिपेंडेंट रिलेटिव में वही मदर फादर ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो आपका ट्रेवल का बेनिफिट है ना, एज वेल एज द स्टे का बेनिफिट का एग्जाम्पशन दो लोगों के लिए मैक्सिमम मिलेगा। एक तो पेशेंट के लिए जिसको जो बीमार है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और दूसरा उसके साथ में एक अटेंडेंट गया है, तो अटेंडेंट जो एक है उसका एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर लेता है, और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम पे करता है। तो वो प्रीमियम का बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो प्रीमियम का बेनिफिट है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, आपको पता है बहुत बार कोविड हुआ था बच्चों को क्या, बहुत सारे एम्प्लॉयज को कोविड हुआ था, और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए पैसा एम्प्लॉयर ने दिया था, और उन्होंने बहुत बार क्या होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली ही नहीं थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज यस। यहां पे एक एग्जेम्पशन ऐसा दिया था कि अगर मान लो कोविड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई, और कोविड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई है और उसका अगर ट्रीटमेंट कराया जाता है और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया लेकिन कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट था, तो वो बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव रिपोर्ट, जो आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है एम्प्लॉय की या फैमिली मेंबर की, वो सबमिट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, वो डिटेल देगा। एज वेल एज आपका सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर से रिलेटेड, और जो कोविड-19 से रिलेटेड था, सफर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइन एज कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब कोविड-19 पॉजिटिव जैसे ही आप हुए उसके 6 महीने के अंदर अंदर कोई बीमारी वगैरह हुई कोविड से रिलेटेड है और उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर ने दिया वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा करके, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो एम्प्लॉयर ने कोविड ट्रीटमेंट कराया एम्प्लॉय के लिए, भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, तो भी वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक बात समझना, बहुत एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को लोन देता है कि चल तेरी शादी के लिए लोन ले दे देते हैं, या घर खरीदना है लोन दे देते हैं, और वो लोन कंसेशनल रेट पे देता है, या बहुत बार इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करता, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या ये भी टैक्सेबल, ये बेनिफिट टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, ये बेनिफिट भी टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, बेनिफिट टैक्सेबल कितना होगा, जितना लोन का अमाउंट है वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। लोन का जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना है, और माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट कितना एम्प्लॉय पे कर रहा है, वो आप लेस कर दीजिए। जो भी आपका डिफरेंस रेट रहेगा मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट कितना है, उतना बेनिफिट टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे एम्प्लॉय ने मेरे से 5 लाख रुपीस का लोन लिया, चलो मैंने उसको 5 लाख रुपीस का लोन दे दिया। अब मैंने उसको जो लोन दिया ना वो 4% इंटरेस्ट से दिया, 4% इंटरेस्ट की रेट है, और एसबीआई की रेट है मान लो 9%। तो यहां पे क्या होगा, 9% माइनस 4%, बेनिफिट 5% का हुआ, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% कम्स टू द 25,000। सो 25,000 का इंटरेस्ट बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, छोटा मोटा लोन होता है। छोटा मोटा लोन का मतलब, अगर मान लो उसको बेचारे को एक साइकिल खरीदनी थी और उसके लिए उसने मेरे से 10,000 का लोन लिया, तो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। मींस अप टू 20,000 का लोन है तो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं करना, 20,000 से ज्यादा लोन है तो ही बेनिफिट टैक्सेबल करना है। और एक और चीज समझना, यहां पे आपको क्या करना है, अगर मान लो लोन जो लिया है वो कोई स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लिया है, जैसे मान लो कोई दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने उस ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई लोन लिया है, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं करना, भले यहां पे जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका आपका लोन है वो 20,000 से ज्यादा है। यहां पे एक बात समझना, आप जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लोगे वो कौन सी डेट का लोगे, तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट आपको लेना है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। मींस प्रीवियस ईयर आपके लिए 23-24 है, तो 1 अप्रैल 2023 को एसबीआई का इंटरेस्ट रेट क्या है वो आपको लेना है, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा लेना है, एवरी मंथ के लास्ट डेट को कितना आउटस्टैंडिंग था। तो जैसे आपको मान लो अप्रैल में फॉर एन एग्जांपल आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, रीपे कर रहा है एम्प्लॉय है वो कुछ ना कुछ रीपे कर रहा है, तो आपको देखना है कि अप्रैल के एंड में कितना होगा, उस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट, मई में के एंड में कितना है, उस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट, वैसे आपको कैलकुलेट करना है। बट अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो आप सीधा रेट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट परक्यूजिट आता है गिफ्ट। गिफ्ट के केस में अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट का क्या होगा, अगर गिफ्ट पैसा मिला है, कैश में मिला है, तो पूरा टैक्सेबल कर दो। बट अगर काइंड में मिला है, मींस अगर मान लो काइंड में मिला है, जैसे कोई टीवी मिल गया गिफ्ट में, या कोई रेडियो मिल गया, मोबाइल फोन मिल गया, तो अगर गिफ्ट है वो इन काइंड में मिला है, तो उसमें आपको देखना है कि अगर उसकी वैल्यू लेस देन 5,000 है तो पूरा एग्जेम्प्ट है।
लेस देन 5,000 है तो पूरा एग्जाम्प्ट है, लेकिन वैल्यू अगर 5,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल कर देने का। बहुत बार क्या होता है, ईसॉप मिलता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को अगर ईसॉप मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। और एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना मिलेगा, टैक्सेबल कितना होगा, कि जो एफएमवी ऑफ द शेयर है माइनस इश्यू प्राइस कितना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल फेयर मार्केट वैल्यू शेयर का 300 था और एम्प्लॉय को ईसॉप में 100 रुपीज में दे दिया, तो 200 रुपीज का बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा करके। ठीक है, यहां पे एफएमवी आपको कौन सी डेट की लेनी है, एफएमवी आपको उस डेट की लेनी है जिस डेट को एम्प्लॉय वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। तो एम्प्लॉय ने जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन की आपको यहां पे एफएमवी लेनी है। अब यहां पे एक और चीज समझना कि सर आप बोल रहे हो कि एफएमवी माइनस जो इश्यू प्राइस है वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे 300 का एफएमवी था, 100 रुपीज में ईशॉप इश्यू किया था, 200 टैक्सेबल हो गया। लेकिन एम्प्लॉय आगे जाके उस शेयर को बेचेगा तो कॉस्ट क्या लेगा, तो कॉस्ट आपको फिर 300 लेनी है, क्योंकि 100 रुपीज आपने कंपनी को दिया था, 200 पे आपने सैलरी में पे किया, तो अब आपकी कॉस्ट है वो 300 हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर वो शेयर को बेचते और कैपिटल गेन लगता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको 300 लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यूज ऑफ मूवेबल असेट। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को कोई असेट यूज करने के लिए देता है कि चल तेरे घर पे ये यूज कर ले करके। ठीक है, जैसे घर के लिए मान लो रेडियो दे दिया, टीवी दे दिया, फ्रीज दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो अगर एम्प्लॉयर ने कोई असेट यूज करने के लिए दिया है, आपको देखना है वो असेट है कौन सी। तो असेट अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है, एक बात बताओ, कंप्यूटर लैपटॉप एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय बेचारा काम करता है घर पे बैठे बैठे भी, तो उसको कोई बेनिफिट ज्यादा मिलता नहीं है। हो सकता है कभी कभी कुछ मूवी वूवी देख लेता होगा नेटफ्लिक्स पे वगैरह, बट ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, तो वो वाला पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपने यूज करने के लिए लैपटॉप दिया या फिर कंप्यूटर दिया तो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपने कोई अदर असेट दी, तो जैसे टीवी है, एसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर अदर असेट दी, तो अब वो अदर असेट में आपको देखना है कि वो असेट है किसकी। अगर एम्प्लॉयर की खुद की है, अगर एम्प्लॉयर की खुद की असेट है और एम्प्लॉयर ने खुद की असेट ही एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल बेनिफिट होगा 10% ऑफ द कॉस्ट, मींस उसका जितना कॉस्ट था उस असेट का मल्टीप्लाई बाय 10% एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर वो हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, मींस एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लाके और वो असेट यूज करने के लिए दी है एम्प्लॉय को, तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट बेच देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक कार थी और वो कार मैंने मेरे एम्प्लॉय को सस्ते में दे दी, मेरे पास एक साइकिल थी वो सस्ते में दे दी, मेरे पास कोई फर्नीचर था वो सस्ते में मैंने एम्प्लॉय को बेच दिया। अगर ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल असेट है तो क्या होगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, जो भी आपका डब्ल्यूडीवी है माइनस एम्प्लॉय कितना पैसा दे रहा है, डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कार है मेरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, उसका डब्ल्यूडीवी है वो 2 लाख है, बट एम्प्लॉय ने मुझे उसमें 50,000 ही दिया, तो 1,50,000 का उसको बेनिफिट हुआ, तो 1,50,000 उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे टैक्सेबल अमाउंट आपको कैसे निकालना है, आपको देखना पड़ेगा वो असेट कौन सी है। अगर कंप्यूटर एंड लैपटॉप है तो बेटा टैक्सेबल अमाउंट होगा डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे डब्ल्यूडीवी निकालते टाइम आपको डेप्रीशिएशन कंसिडर करना है एट द रेट 50% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड से आप एक काम करिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कंप्यूटर लैपटॉप है वो 3 इयर्स पहले खरीदा था, तो 3 इयर्स पहले खरीदा था और खरीदा था 1 लाख में, तो आज डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, तो 1 लाख में से मेरे को क्या करना है, 3 इयर्स अगर हो चुके हैं तो 50% है वो डेप्रीशिएशन लेस करना है 3 इयर्स का। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो यहां पे कंप्यूटर लैपटॉप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर करता है, तो यहां पे डब्ल्यूडीवी निकालते टाइम डब्ल्यूडीवी कैसे निकालनी है, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 50% थ्रू द डब्ल्यूडीवी मेथड। लेकिन अगर वो कार है तो यहां पे डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग द डेप्रीशिएशन एट द रेट 20% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। मींस डब्ल्यूडीवी मेथड से आप 20% की रेट लेंगे और 20% की रेट से आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर कोई अदर असेट है, तो जैसे मान लो कैमरा है, साइकिल है, बाइक है, तो क्या करेंगे, तो वहां पे डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है, डेप्रीशिएशन लेना है 10% ऑन एसएलएम मेथड। मींस एसएलएम मेथड से 10% से आप डेप्रीशिएशन लेस करिए और फिर डब्ल्यूडीवी निकालिए। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल असेट ट्रांसफर करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड बाय द एम्प्लॉय। लेकिन डब्ल्यूडीवी कैसे निकालना है, तो कंप्यूटर लैपटॉप के केस में डब्ल्यूडीवी निकालना है बाय अप्लाइंग 50% रेट थ्रू द डब्ल्यूडीवी मेथड। कार के केस में 20% डब्ल्यूडीवी मेथड और अदर असेट के केस में 10% एसएलएम मेथड से आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे डेप्रीशिएशन सिर्फ आप कंप्लीटेड ईयर का लेस करोगे। कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी कार खरीदी थी मैंने खरीदी थी कार दैट इज 1 जुलाई 2018 को, तो यहां पे कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा 30 जून 2019 है, ये एक कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा।
तो जितने ईयर कंप्लीटेड है, जितने कंप्लीटेड ईयर है, उतने ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन यहां पे लेस करना है डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद होता है लंच फैसिलिटी। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में लंच करवाता है कि चलो यहां पे लंच करिए, और लंच का पैसा एम्प्लॉयर देता है। तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर उसकी वैल्यू अप टू 50 रुपीज है तो 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे लंच दिया जाता है, या फिर बहुत बार क्या किया जाता है, वो कार्ड दिए जाते हैं, पता है, एक टोकन होते हैं, कूपन होते हैं, जिसको पेड वाउचर बोलते हैं, सोडेक्सो एंड ऐसे कुछ वाउचर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर पर मील है उसकी वैल्यू 50 रुपीज है तो 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है, 50 रुपीज के ऊपर वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ऑफिस में अगर चाय बिस्किट खिलाई जाती है, अगर ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एज वेल एज बहुत बार क्या होता है, अगर फैक्ट्री है वो रिमोट एरिया में, जंगल वंगल में, और वहां पे अगर लंच वगैरह दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग परक्यूजिट आता है। ये परक्यूजिट ये बोलता है, मैंने आपको क्या बताया पता है कि देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में करता है, तो मैंने वहां पे क्या बताया, आरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है तो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है। अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो वहां मैंने बताया था 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। एंड बेटा एनपीएस में कंट्रीब्यूट अगर एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉयर ने अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, न्यू पेंशन स्कीम, या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं, वो पूरा टैक्सेबल है। अब एक बात समझना, यहां पे एक परक्यूजिट डाला गया, दैट इज द सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 7। और ये परक्यूजिट क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस में, न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, एएसएफ में, और एम्प्लॉयर ने किसी भी ईयर में कंट्रीब्यूशन अगर 7,50,000 से ज्यादा किया है, तो बेटा 7,50,000 के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है ना, वो एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्यूजिट माना जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बताऊं, इधर देखो, इधर देखो, जैसे एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में, एनपीएस में एंड अप्रूव्ड सुपर एएसएफ में, इन तीनों में मिला के कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया 9 लाख का। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि 7,50,000 को आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाला जो 1,50,000 है ना, ये 1,50,000 एज अ परक्यूजिट माना जाएगा और ये एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर आरपीएफ में, एनपीएस में या एएसएफ में 7,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, तो इन एक्सेस ऑफ द 7,50,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज अ परक्यूजिट। अब एक और चीज समझना, ये 7,50,000 से ऊपर वाला 1,50,000 है, ये तो टैक्सेबल होगा, लेकिन इस 1,50,000 पे जो भी इंटरेस्ट आएगा एवरी ईयर, वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक सेक्शन बनाई, दैट इज द सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7A। देखो ऊपर वाला क्या था, 750 से ऊपर वाला है वो टैक्सेबल होगा, और यहां पे क्या है, वो 750 से ऊपर वाला 150 हुआ। अब उस पे जो इंटरेस्ट एवरी ईयर आएगा, उस पे जो इनकम एवरी ईयर आएगा, वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन वो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। और ये फॉर्मूला क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला है कि टीपी मींस आपको क्या निकालना है कि 750 से ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस पे हर साल इनकम कितनी अक्रू हो रही है, वो इनकम भी टैक्सेबल करना है, एज अ परक्यूजिट मानना है। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया कि टीपी का मतलब होता है कि टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7A मींस इंटरेस्ट कितना आया 750 से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉयर के। अब एक बात बताओ कैसे निकालना है, तो पीसी डिवाइड बाय 2 करिए, मल्टीप्लाई बाय आर, प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो एक फॉर्मूला बन गया, PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो देखो क्या बोला मैंने, PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। अब एक बात समझो, अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये PC का मतलब क्या है। तो मैं बताऊं, ये फर्स्ट PC जो है, PC का मतलब होता है प्रेजेंट करंट ईयर, ऐसा याद रखो, प्रेजेंट करंट ईयर वैसा वाला करके, ठीक है। PC का मतलब होता है कि इस साल में एम्प्लॉयर ने 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अपने एग्जांपल में इस साल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 9 लाख, तो 750 से ज्यादा कितना है, 1,50,000 हो जाएगा। तो 1,50,000 इज योर पीसी, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मींस करंट ईयर में एम्प्लॉयर ने 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, दैट इज कॉल्ड योर पीसी, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है वो बताऊंगा। अब क्वेश्चन आता है PC1 क्या होता है।
PC1 का मतलब होता है कि बाबू पिछले सालों में मींस लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने 750 से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन किया था उसको एक्यूमुलेट कर दो। जैसे लास्ट ईयर एम्प्लॉयर ने 10 लाख किया था, उसके लास्ट ईयर भी 10 लाख किया था, उसके लास्ट ईयर भी 10 लाख किया था, तो मैं बोलूं 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, टोटल 750, तो वो ले लीजिए आप। तो इन सिंपल वर्ड मैं ये बताऊं कि PC1 का मतलब होता है कि लास्ट ईयर्स में एम्प्लॉयर ने 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, वो ले लीजिए PC1। अब आप बोलोगे TP1 का मतलब क्या होता है? TP1 का मतलब होता है कि लास्ट ईयर्स में कितना इनकम इस पर्टिकुलर सेक्शन में टैक्सेबल हो चुका है, मींस कितना इंटरेस्ट 1727A में टैक्सेबल हुआ था, पिछले सालों में कितना इंटरेस्ट इस 1727A में टैक्सेबल हो चुका है, वो ले लीजिए TP1। अब मल्टीप्लाई यहां पे भी R और यहां पे भी R। R का मतलब क्या? तो R के लिए इन्होंने बोला आप एक काम करिए, R निकालने के लिए I डिवाइड बाय F एवरेज कर दीजिए, I डिवाइड बाय F एवरेज कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन यह आता है I का मतलब क्या? तो आई का मतलब होता है कि करंट ईयर में आपको एनपीएस, एएसएफ एंड आरपीएफ से कितना इनकम हुआ, करंट ईयर में आपको आरपीएफ, एनपीएस एंड एएसएफ से कितना इनकम हुआ, वो ले लीजिए, डिवाइड बाय एफ एवरेज। बट एफ एवरेज का मतलब क्या? तो एफ एवरेज का मतलब होता है, आप एक काम करिए कि आपका जो आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ का इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, प्लस करिए क्लोजिंग बैलेंस कितना है और डिवाइड कर दीजिए 2, तो ये आपका आ जाएगा एफ एवरेज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला कि यहां पे सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 7A में क्या होता है कि 7,50,000 से ज्यादा जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। बट वो कैसे टैक्सेबल होगा, उसके लिए फॉर्मूला है PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। PC का मतलब होता है करंट ईयर में 750 से ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 2 कर दो। अब PC1 का मतलब होता है लास्ट ईयर्स में 750 से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो ले लीजिए, और यहां TP1 का मतलब होता है कि लास्ट ईयर्स में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन 17(2)(7A में, वो एग्रीगेट कर लीजिए। और R का मतलब होता है I डिवाइड बाय F एवरेज। I का मतलब करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट या इनकम हुआ आपको करके इस पे जो आरपीएफ वगैरह है। एंड बेटा एफ एवरेज का मतलब होता है कि भैया ओपनिंग बैलेंस आपके इन फंड्स का कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना, उसको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। मैंने आपको कंपाइलर में एक क्वेश्चन दिया है, वो अगर आप देखोगे तो आपके सब फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट परक्यूजिट आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, या जिसको अपन हाउस फैसिलिटी बोलते हैं। बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है कि चलो यार तुमको रहने के लिए हम घर देते, क्या बात करोगे तुम, रहो, हमने आपको घर दिया, इस घर में रहिए करके, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया तो दैट इज कॉल्ड योर हाउस फैसिलिटी। तो हाउस फैसिलिटी का बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा जो गवर्नमेंट का रेडी रेकनर रेट या लाइसेंस फीस होती है। लाइसेंस फीस है वो आपको एग्जाम में दे रखी होगी कि लाइसेंस फीस या रेडी रेकनर फीस है वो आपको एग्जाम में दे रखी होगी, तो टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की फीस होगी उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है और आपको देखना है कि वो हाउस है किसका, हाउस एम्प्लॉयर का ओन है, मींस हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का घर है वो। अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल कितना, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, आइदर 7.5%, 10% और 15% ऑफ द सैलरी। लेकिन आप बोलोगे कब 7.5% लेना है, कब 10% लेना है, कब 15% लेना है, तो आप एक बात बताओ, एम्प्लॉय जहां पे जिस घर में रह रहा है उस एरिया का पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो आप 7.5% ऑफ सैलरी लीजिए। अगर वो 10 लाख से ज्यादा है बट अप टू 25 लाख है तो 10% लीजिए, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी आपको लेना है। तो मैंने क्या बोला, यहां पे एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर का खुद का घर है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा आइदर 7.5% और 10% और 15% ऑफ सैलरी। 7.5% तब लेना है जब उस एरिया का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है बट अप टू 25 लाख है तो 10%, और अगर 25 लाख से भी ज्यादा है तो आपको कितना लेना है, 15% लेना है सैलरी का। सैलरी का मतलब यहां पे बीडीबी एसीएम होता है। बीडीबी एसीएम क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, लेकिन अगर मान लो वो घर जो है वो एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉयर ने बेचारे ने खुद ने भाड़े पे लिया और एम्प्लॉय को बोला कि चल तू रह इसमें करके, भाड़े पे लेके अगर एम्प्लॉय को दिया है
अगर भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। सो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है, उतना टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझना, बहुत बार घर के साथ में क्या होता है कि आपको फर्नीचर भी दिया जाता है। तो फर्नीचर के केस में ये तो आपको यूज करने के लिए असेट दिया है, मूवेबल असेट। तो असेट के केस में क्या होगा, इफ इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर है तो आप ले लीजिए 10% ऑफ द कॉस्ट, एंड इफ इट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर है वो आप ऐड कर दीजिए। ये अगर फर्निश हाउस दिया जाता है तो फर्नीचर की वैल्यू अलग से ली जाती है और फर्नीचर जो यूज करने के लिए दिया है उसका बेनिफिट आपको यहां पे लेना पड़ेगा। ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट और हायर बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब एक चीज समझना, यहां पे सैलरी का मतलब होता है आपका बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम का मतलब, सबसे पहले बी का मतलब होता है कि आपको बेसिक सैलरी लेना है। डी का मतलब होता है आपको डियरनेस अलाउंस लेना है, सिर्फ टर्म्स वाला। उसके बाद बी का मतलब होता है बोनस। ए का मतलब होता है आपको टैक्सेबल अलाउंसेस कितने वो लेने हैं। सी का मतलब होता है कमीशन और एम का मतलब होता है अदर मॉनिटरी इनकम अदर देन परक्यूजिट। मॉनिटरी इनकम मींस जैसे आपने कोई ओवर टाइम काम वगैरह किया है तो वो लेना है। तो सैलरी की डेफिनेशन में यहां पे आएगा बीडीबी एसीएम। क्या बोलोगे, बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम, बी का मतलब बेसिक, डी का मतलब डीए इन टर्म्स वाला, बी का मतलब बोनस, सी का मतलब आपका कमीशन, ए का मतलब अलाउंसेस जो टैक्सेबल वाले होते हैं वो, और अदर मॉनिटरी इनकम है वो आपको लेना है। इसमें एक चीज समझना, आपको सैलरी सिर्फ उतने पीरियड की ही लेनी है जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने वो घर को ऑक्यूपाइड किया है, अलॉटेड नहीं, ऑक्यूपाइड किया। जैसे इस साल में मान लो 5 महीने के लिए घर को ऑक्यूपाइड किया तो 5 महीने के ही आपको सैलरी लेना है। एक और चीज समझना, इसमें आपको करंट पीरियड का सैलरी लेना है। मींस बीडीबी एसीएम लेते टाइम आपको करंट पीरियड का सैलरी लेना है। कोई भी आपका अरियर सैलरी या एडवांस सैलरी है वो आपको कंसिडर नहीं करना है। एज वेल एज आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेट्युटी पेंशन वगैरह मिलता है वो भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जब रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद ऐसे भी वो घर किसका हो जाएगा, एम्प्लॉयर ले लेगा, आपको रहने के लिए नहीं देगा। उसके साथ में एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर का जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन रहता है या एम्प्लॉयर जो इंटरेस्ट वगैरह उस पे एक्यूमुलेट होता है वो भी आपको कंसिडर नहीं करना। यहां पे आपको सैलरी का मतलब बीडीबी एसीएम याद रखना। बी मतलब बेसिक, डी का मतलब डीए इन टर्म्स, बी का मतलब बोनस, सी का मतलब कमीशन, ए का मतलब टैक्सेबल अलाउंस और एम का मतलब अदर मॉनिटरी इनकम। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है होटल बेनिफिट। अब एक बात समझना, ये होटल बेनिफिट कब दिया जाता है कि अब आपको बहुत बार होटल में रहने के लिए एम्प्लॉयर देता है। तो होटल बेनिफिट के केस में आपके लिए परक्यूजेट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना होगा, 24% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is lower। तो 24% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर whichever is lower। लेकिन एक चीज समझना, बहुत बार अगर मान लो आपको होटल दिया जाता है जब आपका ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के टाइम पे आपको होटल दिया गया और होटल सिर्फ 15 डेज के लिए दिया गया है तो ये बेनिफिट टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, हाउस फैसिलिटी और होटल फैसिलिटी में अगर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ रेंट दे रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय अगर कुछ ना कुछ रेंट दे रहा है एम्प्लॉयर को, तो जितना एम्प्लॉय दे रहा है वो आपका लेस हो जाएगा, जितना एम्प्लॉय दे रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कार फैसिलिटी। अब एक बात समझना, कार फैसिलिटी क्या है। तो कार फैसिलिटी के केस में एक चीज ध्यान रखना, कार अगर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी जाती है लेकिन वो कार पूरा ऑफिस पर्पस के लिए है। अगर कार फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए है तो एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, वो पूरा ही एग्जेम्प्ट है, उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना। लेकिन कार अगर पर्सनल पर्पस के लिए है और फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए है, तो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए है तो यहां तो पूरा ही टैक्सेबल होना चाहिए। ये तो यूज ऑफ मूवेबल असेट हो गया। तो अगर फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए कार दी जाती है तो टैक्सेबल कितना होगा एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट। तो सबसे पहले इफ कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर तो आप 10% ऑफ द कॉस्ट ले लीजिए। हायर बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर ले लीजिए। अगर एम्प्लॉयर है वो तेल भी भरवाता है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर है उसको ऐड कर दीजिए। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का सैलरी है वो भी ऐड कर दीजिए। इतना बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कार पीओपीपी पर्पस के लिए है, पीओपीपी का मतलब होता है आपका पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। मींस बहुत बार कार क्या होती है, कुछ टाइम के लिए ऑफिस के लिए यूज करते हो, कुछ टाइम के लिए आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा। तो लॉ मेकर्स यहां पे बोलते हैं कि अगर पीओपीपी पर्पस के लिए कार है तो आपको यह देखना पड़ेगा कार है किसकी। कार अगर एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉय की खुद की बेचारे की कार है, कार एम्प्लॉय की है और पीओपीपी पर्पस के लिए है एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस मींस तेल भी भरवा रहा है वो एम्प्लॉय भरा रहा है, तो इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। देखो कार एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय की है, पेट्रोल भी एम्प्लॉय भरा रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसको एम्प्लॉयर से, तो बेटा कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना। बट अगर कार एम्प्लॉय की है और पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है, मींस एम्प्लॉयर जो है वो पूरा तेल भरवा रहा है, तो बेटा इसमें क्या होगा पता है कि जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया
जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, मींस एम्प्लॉयर ने जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे किया है, माइनस कर दीजिए 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, फिक्स अमाउंट आप माइनस करिए। 1800 पर मंथ तब करना है जब कार 1600 सीसी तक की है, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 है, वो आप क्या करिए पर मंथ माइनस कर दीजिए। जो भी बचेगा ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। तो देखो, कार एम्प्लॉय की है, तेल भी एम्प्लॉय भरा रहा है, कोई बेनिफिट नहीं, नथिंग इज टैक्सेबल। कार एम्प्लॉय की है, अगर पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है तो जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से आपको माइनस करना है 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, उतना बेनिफिट आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ये एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता, एग्जाम में आता है कि कार एम्प्लॉयर की है और कार एम्प्लॉयर की है, और अगर पेट्रोल एम्प्लॉई भरा रहा है तो थोड़ा तो बेनिफिट हुआ, क्योंकि कार पीओपीपी पर्पस के लिए है। तो बेनिफिट कितना टैक्सेबल करना है पता है? 600 पर मंथ या 900 पर मंथ का फिक्स अमाउंट है, उतना टैक्सेबल करना है। 600 पर मंथ तब करना है जब कार अप टू 1600 सीसी है, या इसको 1.6 लीटर भी बोलते हैं। एंड अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल कर दो। लेकिन अगर कार एम्प्लॉयर की है और पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भराता है, नॉर्मली ये होता है, कार भी एम्प्लॉयर की, पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भराता है, तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, फिक्स अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। 1800 पर मंथ तब टैक्सेबल करना है जब अप टू 1600 सीसी की है, और 1600 से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ है, वो फिक्स टैक्सेबल करना है एम्प्लॉय के हाथ में। तो देखो, एग्जाम के लिए नॉर्मली आपको ये वाला पार्ट है वो याद रखना है। एम्प्लॉयर की कार है, तेल एम्प्लॉय ने भरवाया तो 600 900 पर मंथ टैक्सेबल करना है। एम्प्लॉयर की कार है और तेल भी एम्प्लॉयर ने ही भराया तो 1800 2400 पर मंथ है वो टैक्सेबल करना है। अब एक बात समझना, पीओपीपी वाला जो कार होता है उसमें अगर ड्राइवर भी एम्प्लॉयर देता है, तो आपको क्या करना है, 900 पर मंथ है वो टैक्सेबल करना है। 900 पर मंथ एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करना है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कार पीओपीपी के लिए दी, मान लो 2 कार पीओपीपी के लिए दी, तो उसमें एक कार को पीओपीपी मानेंगे, दूसरे वाले को फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मानेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। अब एक चीज समझना, बहुत बार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए, जिसको अपन फ्री टिकट बोलते हैं। तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर एयरलाइंस वाले एम्प्लॉयज को एयरलाइंस की फ्री फैसिलिटी दी जाती है वो एग्जेम्प्ट है। अगर रेलवे वाले एम्प्लॉयज को रेलवे की फैसिलिटी दी जाती है वो एग्जेम्प्ट है। बट बाकी एम्प्लॉय को, अगर मान लो बस वालों को बस की फैसिलिटी दी जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको एजुकेशन फैसिलिटी देता है, एजुकेशन फैसिलिटी देता है, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉय को खुद को एजुकेशन फैसिलिटी दी तो पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दी तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर उस एजुकेशन की वैल्यू अप टू 1000 पर मंथ है, पर चाइल्ड मींस पर चाइल्ड पर मंथ अगर अप टू 1000 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1000 से ऊपर है तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यह भी एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एजुकेशन दिया जा रहा है वो एम्प्लॉयर के या तो ओन इंस्टीट्यूशन में दिया जा रहा है या किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जा रहा है जहां पे एम्प्लॉयर का टाई अप है। जैसे डीपीएस करके दिल्ली पब्लिक स्कूल है, और दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं उनसे फीस नहीं ली जाती, तो टीचर के बच्चों की फीस नहीं ली जाती। अब वो बच्चों को फीस नहीं ली जा रही, मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर वो बेनिफिट अप टू 1000 पर मंथ है पर चाइल्ड तो वो एग्जेम्प्ट है, 1000 से ऊपर है तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर किसी और रिलेटिव को कोई भी फैसिलिटी दी जाती है एजुकेशन फैसिलिटी तो वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का फैसिलिटी दिया जाता है ये पूरा टैक्सेबल होगा। फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया जा रहा है ये पूरा टैक्सेबल होगा। एनी अदर परक्यूजिट दिया जा रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे। एक तो अगर आपको कोई टेलीफोन या मोबाइल का बिल या पेड किया जाता है, रीएंबर्समेंट किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। मींस टेलीफोन का बिल है वो एम्प्लॉयर भर रहा है, आपके घर का हो, आपके पास में मोबाइल का हो, कोई भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है टेलीफोन का बेनिफिट, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा, अगर स्कॉलरशिप दी जाती है एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को तो वो पूरी एग्जेम्प्ट होगी। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गुड्स बेचता है रीजनेबल प्राइस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके भैया है वो बिग बाजार में काम करते हैं और बिग बाजार या डीमार्ट में काम करते हैं और उनको सस्ता सामान मिलता है, तो वो बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट होगा। एंड बेटा, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है अगर एम्प्लॉयर भरता है एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है, उस पे टैक्स अगर एम्प्लॉयर भरता है तो वो टैक्स वाला जो बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010 सीसी करके। अब एक चीज समझना, प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है,
कि अगर आप कुछ भी इंडिया में करते हो तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स लेती है। अब ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स का आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। जितना प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया उतना डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 16 मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा तो पहले तो वो परक्यूजिट बन जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और फिर आप उसका डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16। बट अगर आपने खुद ने ही प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16, खुद का मतलब एम्प्लॉय करके। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले तो आप उसको टैक्सेबल करिए, फिर उसका पूरे का डिडक्शन ले लीजिए। बट अगर एम्प्लॉय ने करा है तो एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय ने खुद की पॉकेट से प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मिलता है तो वो टैक्सेबल करने का, क्योंकि कुत्ता टीसी उधर है वाले में ही एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी सब टैक्सेबल है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मिलता है तो टैक्सेबल कर देना। बट एग्जेम्पशन किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहां पे एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और मैक्सिमम 5000 व्हिचएवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, आपको एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में। तो जो भी आपका सैलरी इनकम है, ग्रॉस सैलरी या 50,000 व्हिचएवर इज लोअर, जैसे सैलरी किसी की 40,000 है तो पूरा 40,000 डिडक्शन मिल जाएगा। पर एनम सैलरी बोल रहा हूं, पर ईयर सैलरी बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर 40,000 है और 50,000 लोअर कम्स टू 40,000। बट अगर मान लो आपका सैलरी है वो 10 लाख है तो 10 लाख और 50,000 लोअर कम्स टू 50,000, तो 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आता है पे स्केल। यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो आपको ऐसा दे रखा है 10,000, 1,000, 13,000, 1,500, 16,000, 2,000, 20,000, 300, 3,000। इसका मतलब क्या होता है कि पहले जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की आपकी सैलरी 10,000 रहेगी। एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर आपकी सैलरी में 1,000 इंक्रीज होगा, एवरी ईयर 1,000 इंक्रीज होगा। तो अगले साल आपकी सैलरी है वो 11,000 रहेगी, उसके अगले साल 12,000 रहेगी, उसके अगले साल 13,000 रहेगी। बट 13,000 को जैसे ही टच कर दिया उसके बाद आपकी सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट 1,500 का होगा। तो 13,000 के बाद आपकी सैलरी है वो 14,500 हो जाएगी पर मंथ। दैट इज कॉल्ड योर पे स्केल। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द रिबेट अंडर सेक्शन 89। ये 89 का रिबेट कब मिलता है? एक बात समझना, अगर मान लो आपका कोई अरियर सैलरी अब मिल जाता है, पहले सैलरी को लेके कोई डिस्प्यूट था और अरियर सैलरी अगर अब मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 89 का। अब ये रिबेट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करने का, देखो सबसे पहले अरियर सैलरी जिस ईयर में मिला उस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो इस साल में बेटा आप करंट ईयर की सैलरी और पुरानी अरियर सैलरी उसको ऐड कर दीजिए, उस पर टैक्स निकाल दीजिए। अब उसमें से रिबेट कैलकुलेट करना है। रिबेट कैसे कैलकुलेट करना है पता है आपको? देखो 4 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आप एक काम करो, करंट ईयर पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग पुराना सैलरी। दूसरा, करंट ईयर की सैलरी पे टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग पुराना सैलरी। पुराना सैलरी छोड़ दो, अरियर सैलरी को छोड़ दो और करंट ईयर की सैलरी पे आप टैक्स निकाल दो। तो मैं बताऊं, पहले आपने क्या किया था? इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, दूसरा एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। करंट ईयर में टैक्स निकालो और उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब आप एक काम करो, जिस ईयर का वो अरियर सैलरी है उस ईयर में टैक्स निकालो, मींस उस ईयर का टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी एंड एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी एंड उसका डिफरेंस ले लो। अब एक बात बताओ, इसका जो डिफरेंस आया था इस डिफरेंस में से उसका डिफरेंस लेस कर दो, जो बचेगा वो आपका रिबेट बन जाएगा अंडर सेक्शन 89। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है कंपाइलर में, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझना, ये मैंने आपको बताया परक्यूजिट जो है वो आपका ईसॉप वाला जो परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होता है। ईसॉप में कितना टैक्सेबल होगा? जो एफएमवी रहेगा उस ईसॉप का माइनस जितना इशू प्राइस है, डिफरेंस है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, आपको एफएमवी लेना कैसे है और एफएमवी कौन से डेट का लेना है? तो एफएमवी आपको उस डेट का लेना पड़ता है जिस डेट को उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। लेकिन एफएमवी कैसे निकालेंगे? तो उसमें क्या करना है, अगर मान लो लिस्टेड शेयर है, कोई लिस्टेड शेयर है उसका ईसॉप मिला है, तो आपको क्या करना है? एफएमवी लेना है शैल बी द एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट डेट इन द स्टॉक एक्सचेंज। मींस ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसका एवरेज ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड योर एफएमवी। लेकिन मान लो उस दिन अगर ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, उस दिन अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था, उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था, उसका आपको जब पिछले दिन जब ट्रेडिंग हुआ था, कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था, उसका आपको क्लोजिंग प्राइस लेना है। देखो बेटा इसमें क्या है, अगर जिस दिन ट्रेडिंग हुआ है तो आपको क्या करना है? एवरेज लेना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का।
लेकिन अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो पिछले दिन जब ट्रेडिंग हुआ था उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, वो क्लोजिंग प्राइस आप ले लीजिए, दैट विल बी द एफएमवी। अब मान लो अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है तो उसकी एफएमवी निकाल के देता है आपको मर्चेंट बैंकर है, वो एफएमवी निकाल के देगा। अब देखो एफएमवी कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बाद जो मैंने आपको दे रखा है वो आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका ये सैलरी वाला, अच्छा एक और चीज समझना, इस बार से आपको पता है कि आपकी 115 बीएससी है ना, वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम मतलब कुछ भी नहीं बोला तो 115 बीएससी फॉलो करना है। अब एक बात बताऊं, 115 बीएससी अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपको 5 बेनिफिट नहीं मिलते सैलरी में। 5 बेनिफिट सरेंडर करने पड़ेंगे, आहुतियां देनी पड़ेगी, 5 बेनिफिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से 5 बेनिफिट? सबसे पहला तो आपको पता है एलटीसी का मैंने एग्जेम्पशन बताया था 10(5) वाला, वो एलटीसी का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको कोई भी अलाउंसेस के जो एग्जेम्पशन थे ना, अलाउंसेस के एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, जैसे वो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन डीटीडीसी मिलेगा। डीटीडीसी का मतलब, डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय को जो कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है 3200 पर मंथ, वो मिलेगा। टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डी का मतलब होता है डेली अलाउंस और सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस। इसमें क्या होता है, जितना अमाउंट आप स्पेंड करते हो उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा, वो मिलेगा एग्जेम्पशन। एंड गाइस, उसके बाद में एक बात बताओ क्या क्या बेनिफिट सरेंडर करने पड़ेंगे। तो आपको 10(5) का एग्जेम्पशन, लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये पूरा टैक्सेबल होगा। एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये पूरा टैक्सेबल होगा। तीसरा, आपके अलाउंसेस के एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे बट डीटीडीसी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। चौथा, आपका सेक्शन 16 में एक चीज ध्यान रखना, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन है एंड प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेम्पशन है, बेसिकली डिडक्शन बोलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) एंड 16(3) फॉर द एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्सेस है, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड उसके साथ में गाइस, आपको पता है अगर आपको फ्री मील दिया जाता है ऑफिस में तो 50 रुपए की अगर वैल्यू है तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जब आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 बीएसई में जाते हो। बट अगर आप उससे डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से ऑप्ट आउट करते हो और नॉर्मल प्रोविजन में जाते हो तो ये एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो गाइस, यहां पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। कम से कम 10 से 15 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी बैठेगी। और मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से रिवाइज कराया है। हर कॉन्सेप्ट को मैंने 2-2, 3-3 बार है वो रिवीजन लेक्चर में एटलीस्ट आपको रिवाइज कराया है। तो अब आपकी ड्यूटी है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक रहती है कि आपको लास्ट डे तक हम आपको सपोर्ट कर सके, हम आपको रिवाइज करा सके, आपको क्लास में पढ़ाया भी है, आपके पास नोटबुक भी है, आपके पास कॉम्पैक्ट भी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करें और अच्छे से नंबर लेके आए। बिकॉज गाइस, क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में आप अगर पास होंगे या आप अगर फेल होंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही हो करके, ठीक है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इस दुनिया में कोई किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता करके, ठीक है। आप अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हो। वाई? बिकॉज एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हम जब बच्चों, हमारा रोल कितना है आपके सक्सेस में या आपके फेलियर में? हमारा रोल जो है ना वो ओनली 5% है। 95% इज योर रोल। अगर आप रैंक लेके आएंगे तो भी वो आपके वजह से लेके आएंगे, अगर आप नहीं कर पाते तो भी उसमें आपका रोल है। तो एक चीज बताओ ना, देखो, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के मेकर एंड ब्रेकर आप है। दुनिया में एक बात बताऊं, जब आप जीत रहे होते हो ना, जब आप पास हो जाते हो, सब लोग आपका क्रेडिट लेते हैं। हम लोग भी आपका क्रेडिट लेते हैं, आपके मम्मी पापा भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं, अरे यार हमने वो ऐसे किया था इसलिए ये हुआ था एंड ऑल। तो मैं बोलता हूं आपको जीतना है, आपको मेहनत करनी है। और ये 4-5 महीने का तो सवाल है यार एग्जाम के लिए। और अगर ये 3-4 महीने, 4-5 महीने जो भी आपके एग्जाम के बचे, इसको आपने 100% यूटिलाइज अच्छे से कर लिया ना, आई स्वेयर आप लोग अच्छे से अगर उसको यूटिलाइज करते हो ना, आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे करके। और मैं बताऊं, यही वाला टाइम है जब आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना। बिकॉज रिजल्ट हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है मेरी रैंक आ जाए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। चाहता बहुत कुछ है बट उसके लिए करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे से जब आप चीजों को करोगे, तब जाके जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है अपने साथ में। और मैं बता दूं, आप ये सोच के चलिए, ये जो एग्जाम आप देने वाले हैं, ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्जाम है। मींस इंटरमीडिएट का एग्जाम है, ये आपके लिए लास्ट है। अब सीधा सीए फाइनल में मिलने वाले हैं, तो उसी तरीके से तैयारी करिए। बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में बहुत बार जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप
इंस्टाग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम और बाकी कुछ मूवी वगैरह, वो उसमें बहुत मजा आता है वो देखना। रील्स आजकल तो उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि ये रील्स पे रील्स आती रहेगी आती रहेगी। उसमें अच्छा है क्योंकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छा लगता है, अपने को अच्छा फील होता है। बट पढ़ना किसको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। बट मैं बताऊं, यही चीज है, यही तो टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना है। और कंफर्ट से बाहर आके तो देखिए, एक बार मेहनत करके तो देखिए, जबरदस्त मेहनत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आई विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम करके, ठीक है? तो भैया आप पास हो रहे हो और उसके बाद सीए फाइनल में हम लोग मिलने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।